जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में शामिल है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस एक ऐसा फोर्स है जो ओरिजिनेट होता है अर्थ के इंटीरियर में। इस प्रोसेस में शामिल है डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। ये प्रोसेसेस अर्थ के इंटीरियर में कैसे काम करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के सरफेस पर बाहर से काम करते हैं। बेसिकली एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। मेनली अर्थ के ऊपर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। इसके अलावा ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से। ये दोनों ही एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर कैसे? अगर सन की बात करें तो अर्थ का सरफेस सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है और इसी से वेदरिंग, इरोजन जैसे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। अब अगर ग्रेडियंट की बात करें तो ये क्रिएट होता है टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से। अब जरा सोचिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टेक्टोनिक एक्टिविटी पार्ट है एंडोजेनिक प्रोसेसेस का। फिर ये टेक्टोनिक एक्टिविटी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को कैसे इम्पैक्ट करती है? एक्चुअल में टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्ज करने से फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, जिससे क्रिएशन होता है ग्रेडियंट मीन स्लोप का। इसीलिए सन की एनर्जी और ग्रेडियंट एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का पार्ट है। अब इस एक्सोजेनिक प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही स्लोप पर से मैटर का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा हमारे अर्थ के मटेरियल को ब्रेक करने में स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर बात करें स्ट्रेस की तो सो द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मींस किसी भी यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स अप्लाइड होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेस। और ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ के सरफेस पर स्ट्रेस डालता है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड पुशिंग और पुलिंग। मींस इस स्ट्रेस की वजह से अर्थ का सरफेस या तो पुल या पुश होता है और यही स्ट्रेस रॉक्स या अर्थ के अदर मटेरियल को ब्रेक करता है। हमारे अर्थ के सरफेस पर शियर स्ट्रेस पड़ने का रिजल्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। शियर स्ट्रेस से हमारा मतलब है जब अर्थ के सरफेस पर बाहर से हैमर या किसी और चीज को मारने से स्ट्रेस पड़ता है, जिससे अर्थ का सरफेस ब्रेक हो जाता है या रॉक्स एक दूसरे के सामने से स्लाइड पास्ट हो जाते हैं। नाउ बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस। मींस ग्रेविटेशनल स्ट्रेस के अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी अर्थ के सरफेस पर इम्पैक्ट डालता है। पर कैसे? अर्थ पर पाए जाने वाली रॉक्स जो बनी होती हैं मॉलिक्यूल से। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो मिनरल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज एक कॉमन मिनरल है जो कई तरह के रॉक्स में पाया जाता है। बेसिकली ये बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रेस पड़ने पर भी रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा होने का रीजन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज होना, जिससे रॉक्स का क्रिस्टलाइजेशन होता है, या हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी मेल्टिंग हो जाती है। इसके अलावा केमिकल प्रोसेसेस भी रॉक्स को होल्ड करने वाले मॉलिक्यूल्स को वीक कर देते हैं, जिससे उनमें फ्रैक्चरिंग या वो टूटकर अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई टेम्परेचर में रॉक्स एक्सपेंड करते हैं, जबकि ठंडे होने पर कॉन्ट्रैक्ट। अब हीटिंग और कूलिंग के रिपीटेड साइकिल से रॉक्स का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे रॉक्स पर स्ट्रेस पड़ता है और इसी से फ्रैक्चरिंग होती है। कई बार रॉक्स के अंदर सॉल्युबल मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे ये मिनरल्स वाटर के साथ घुल जाते हैं और कई बार यही मिनरल्स सीमेंटिंग का काम भी करते हैं। सीमेंटिंग से हमारा मतलब है जब डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन के थ्रू रॉक्स के पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। बेसिकली यहाँ हम कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन होने के पीछे अर्थ के सरफेस पर पड़ने वाला स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अर्थ के मटेरियल को वीक या उसे ब्रेक कर देता है। और ऐसा हो पाता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जैसे क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की वजह से। तो अभी तक हमने जाना स्ट्रेस के बारे में। अब बात करते हैं टर्म डेन्यूडेशन की। All the exogenic geomorphic processes are covered under general term denudation. Basically, exogenic geomorphic processes के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है denudation. The word denude mean
टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। मीन्स किसी भी चीज की अपर लेयर का रिमूव होना, और ऐसा होता है थ्रू वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। बेसिकली इन सभी को डेन्यूडेशन में इंक्लूड किया जाता है। अब जरा इस चार्ट के जरिए डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस और ये किस फोर्स की वजह से होते हैं इससे जानते हैं। पहला प्रोसेस है वेदरिंग, और इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस, जिसके बारे में हमने अभी जाना था। नेक्स्ट है मास मूवमेंट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड इज इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है काइनेटिक एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण प्रोड्यूस होती है जब विंड, वाटर, आइस अर्थ के सरफेस पर मूव करते हैं, तो ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स या पार्टिकल्स को लेकर आते हैं, जिससे लैंड का इरोजन होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन तीनों डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस को डिटेल से जानेंगे। अब हमने ये तो जान लिया कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में कौन से प्रोसेस शामिल है और इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है। अब बात करते हैं कि ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अर्थ के सरफेस पर रीजन टू रीजन क्यों वरी करते हैं। एक्चुअल में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस, जिनमें थर्मल ग्रेडियंट में डिफरेंस देखने को मिलता है, जो क्रिएट होता है अर्थ के सरफेस पर लैटिट्यूडनल, सीजनल, लैंड एंड वाटर के स्प्रेड होने की वजह से। अगर लैटिट्यूडनल की बात करें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में अर्थ के डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन जो लाया करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रीजन रिसीव करता है डायरेक्ट हीट ऑफ सन, जिस वजह से यहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है और इसीलिए यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। मींस यहाँ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों काफी हाई है, इसीलिए यहाँ वेदरिंग और इरोजन और मास वेस्टिंग ज्यादा होती है। बट जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से दूर जाते हैं वैसे वैसे सनलाइट का अमाउंट भी कम होता जाता है, जैसे कि पोल्स पर गर्मी में भी टेम्परेचर कम देखने को मिलता है और प्रेसिपिटेशन भी लेस होता है। इसीलिए इस रीजन में वेदरिंग, इरोजन का रेट काफी स्लो होता है। अब इन रीजन में सीजनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिससे लैंड और वाटर स्प्रेड में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि पोल्स पर बारिश कम जबकि इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा होती है। इसीलिए एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी रीजन टू रीजन वरी करते हैं, जैसे कि रीजन टू रीजन विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन में भी डिफरेंस होता है। कौन सा रीजन किस टाइप का या किस अमाउंट का प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, इसमें भी डिफरेंस होता है। इसके अलावा टेम्परेचर के डेली रेंज में डिफरेंस होना, फ्रीजिंग एंड थूइंग फ्रीक्वेंसी मींस आइस का जमना और उसके मेल्ट होने की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना, एंड डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन। इन शॉर्ट ये सभी एलिमेंट रीजन टू रीजन वरी करते हैं। इनमें वेरिएशन होने से यहाँ काम करने वाले जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर ऐसा रीजन जहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर इक्वल मींस एक जैसा भी है, तो ऐसे रीजन में भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की इंटेंसिटी डिपेंड करती है वहां पाए जाने वाली रॉक्स के टाइप और स्ट्रक्चर पर। यहाँ रॉक्स के स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक्स, जैसे कि रॉक्स में फोल्ड्स, फॉल्ट्स, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स एंड बेडिंग प्लेन्स कितने हैं, रॉक्स जिस भी मिनरल से बने हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट, इसके अलावा कितने केमिकल्स उनको अफेक्ट कर सकते हैं, वो रॉक्स परमिएबल हैं या इम्परमिएबल हैं, एटसेट्रा। मींस अगर किसी पार्टिकुलर जगह पर क्लाइमेट सेम है तो वहां पाए जाने वाले रॉक्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कितने इफेक्टिवली वहां इरोजन, वेदरिंग कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड ब्लो करने पर सॉफ्ट रॉक्स की वेदरिंग ज्यादा होती है और हार्ड रॉक्स की कम। सेम इसी तरह से परमेबल रॉक्स जिनमें वाटर इजीली पास हो सकता है, उनकी वेदरिंग का रेट इम्परमेबल रॉक से ज्यादा होता है, क्योंकि इम्परमेबल रॉक ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। इनकी वेदरिंग होने में काफी टाइम लगता है, इसीलिए अलग अलग तरह की रॉक्स अलग अलग तरह का रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करती हैं। बट विंड, वाटर, आइस एटसेट्रा से हमारे अर्थ पर जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के एक्शन काफी स्लो होते हैं, इसीलिए इनका इम्पैक्ट शॉर्ट नहीं लॉन्ग टाइम में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट रीजन में पाए जाने वाली मशरूम रॉक्स, बेसिकली इन रॉक्स की शेप हमेशा से ऐसी नहीं थी। ओवर द टाइम विंड के एक्शन ने इन रॉक्स के लोअर पोर्शन को इरोड कर दिया, जिस वजह से आज हमें ये इस शेप में दिखाई देती हैं।
अब हमारी अर्थ के सरफेस को चेंज करने में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों प्रोसेसेस ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आज हमें अर्थ का क्रस्ट जिस तरह का दिखाई देता है उसके एवोल्यूशन में बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं और टाइम के साथ अर्थ की क्रस्ट पर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के जरिए बहुत से चेंजेस हुए हैं। तो ये थे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें शामिल था डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म, जबकि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में शामिल है वेदरिंग, इरोजन और मास वेस्टिंग। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को वन बाय वन डिटेल से जानेंगे। होप you like this video. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.